नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। एएमजी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो जनरल साइंस का टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है गति, मोशन। आज अपन इस शीट को सॉल्व करेंगे। इस शीट को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल एएमजी एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? दोस्तों, जो गेंद का जो त्वरण है, एक्सीलरेशन, उसका मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 सेकंड बाद, मतलब टाइम का मान है t बराबर 3 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसका वेग क्या होगा। दोस्तों, वेग ज्ञात करने के लिए इसमें गति का समीकरण लगाना पड़ेगा, जो होता है v बराबर u प्लस a t। दोस्तों, 3 सेकंड के बाद उसका वेग पूछ रहा है, तो यहाँ पर वेग 2 हैं, एक तो छोटा v, एक छोटा u। तो ये अंतिम वेग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर u का मान 0 हो जाएगा प्लस a का मान 9.8 इंटू में टाइम है 3। तो 9.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। तो उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन में 29.4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के पहले हमें संवेग के बारे में पता होना चाहिए कि संवेग क्या है। संवेग P बराबर m इंटू वी। m यहाँ पर द्रव्यमान है और वेग यहाँ पर वेग, v बराबर वेग है। तो वेग को दुगना करेंगे, मतलब वेग को 2v कर दें, तो हमारे पास में ये 2mv हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा संवेग भी दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बोलता है दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी बोलता है आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी बोल रहा है चौगुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है। दोस्तों, जो वस्तु का भार है W बराबर होता है m इंटू जी। तो कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील कब होती है? अगर वायु, जल और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर तीनों पे जी काम करेगा, जबकि निर्वात में जी का मान कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास में। किसी वस्तु द्वारा एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की तुलना उसे लुढ़का कर ले जाना सुविधाजनक होता है, क्योंकि ऑप्शन ए, उसे खींचने पर पीछे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, ऑप्शन बी, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, ऑप्शन सी, यह एक वैज्ञानिक तर्क है, वह इसके अन्य कई कारण भी हो सकते हैं, ऑप्शन डी, सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन कह रहा है कि गोल पीपा है, तो गोल पीपे को अगर खींचेंगे अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो खींचने पर ज़्यादा जोर लगेगा, जबकि उसे लुढ़का कर ले जाने में थोड़ा कम जोर लगेगा। क्योंकि घर्षण हमारे पास में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सर्पी घर्षण हुआ, लोटनिक घर्षण हुआ। तो जो लोटनिक घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है, क्योंकि किसी चीज़ को घिसते हैं तो सर्पी घर्षण लगता है, जबकि जब किसी चीज़ को अपन लुढ़काते हैं तो लोटनिक घर्षण कम होता है। तो अगर अपन उसको लुढ़काएंगे तो लोटनिक घर्षण कम होगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
सर्पी घर्षण की तुलना में लोटिंग घर्षण कम होता है, और घर्षण कम होगा तो वस्तु गति ज़्यादा करेगी। जब वस्तु गति करना कम कर देती है, बंद कर देती है, तो उसका मतलब घर्षण ही है। घर्षण कम होगा तो वस्तु गति करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विमान की मैक 1 गति कितनी होती है। दोस्तों ये फिक्स है कि विमान की जो मैक 1 गति होती है वो 1000 मीटर प्रति घंटा होती है। तो ऑप्शन ए है 860, ऑप्शन बी 760, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 500। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मील प्रति घंटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पलायन वेग के ऊपर है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, अंतरिक्ष में फेंका जाए, तो वह वस्तु हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर लौटकर वापस कभी नहीं आती। इसका मतलब वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे जब भी वस्तु अंतरिक्ष में जाएगी, वरना वो वापस आ जाएगी। तो ऑप्शन ए बोलता है वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। ऑप्शन सी है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। ऑप्शन डी है वह फट जाएगी। तो इसका आंसर है वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी प्रत्यानयन, ऑप्शन सी आवर्तकाल, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। दोस्तों सरल आवर्त गति में जो स्थिर रहता है वह रहता है आवर्तकाल। जैसे कोई वस्तु है वो अगर इस रूप से गति करती है तो इसे बोलते हैं अपन सरल आवर्त गति। और आयाम की बात करें अगर डायग्राम के अंदर, तो आयाम रहेगा आपका इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आयाम है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर आवर्तकाल की बात करें अपन तो आवर्तकाल यहाँ से और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आवर्तकाल है। तो आप देखेंगे इस गति के अंदर जो आवर्तकाल है वो क्या है, निश्चित है, मतलब स्थिर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए आयाम, बी प्रत्यानयन, ऑप्शन सी आवर्तकाल, डी गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आवर्तकाल, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर निर्वात में गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है कि अलग अलग द्रव्यमान के जो वस्तु के टुकड़े हैं उसे अपन ऊंचाई से पृथ्वी पर फेंकते हैं तो सभी टुकड़े हमेशा साथ पहुंचते हैं। इसका आंसर है सभी साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पृथ्वी का पलायन वेग है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से किसी वस्तु को अपन पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। दोस्तों पेंडुलम जो घड़ी तीव्र गति से चलती है वो हमेशा शीतकाल में चलती है, क्योंकि शीतकाल में इसका प्रेशर कम होता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस सिद्धांत का यह उदाहरण माना जाता है कि चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खींचा चला आता है। चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खींचा चला जाता है। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये बर्नौली प्रमेय है।
पिछले वाले शीट के अंदर मैंने आपको बर्नौली की जो सिद्धांत है वो बताया था कि किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, उस स्थान पर दाब में कमी होती है। तो जब गाड़ी आपकी जाएगी तो उसके आसपास पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो आदमी अपने आप को गाड़ी की ओर खिंचा हुआ लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास में, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषित होता है। दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो सीधी सीधा बोलता है ये बल को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका बल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास में, किसका कथन है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 14, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए चली हुई गोली में, ऑप्शन बी बहते हुए पानी में, ऑप्शन सी चलते हथौड़े में, ऑप्शन डी खींचे हुए धनुष में। दोस्तों, चली हुई गोली में गोली गति कर रही है, गतिज ऊर्जा है। बहते हुए पानी में पानी गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन सी चलते हुए हथौड़े में हथौड़ा गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि यदि कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए धनुष में उसकी स्थिति बन रही है, उसकी पोजीशन बन रही है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उस ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींचे हुए धनुष में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 15, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। दोस्तों, अभी मैंने बताया था ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सीट में भी करवाया था। जो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ये, तो गतिज ऊर्जा मतलब के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो गति दुगनी करें अपन तो 1/2 mv का मान 2v कर दिया। गति दुगनी करनी है तो 1/2 m 2 दूनी 4 v², 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा के ई बराबर 2 mv²। पहले जो गति थी हमारे पास वो हाफ थी, अब हाफ से कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हाफ 2 का 1/4 होता है, मतलब 2 हाफ का चौगुना होता है। तो जिस भी ऑप्शन में चौगुना हो रहा हो वही हमारे पास में राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है चौगुनी हो जाती है। तो राइट आंसर आएगा हमारे पास में बी, चौगुनी हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 के पास में, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी समान बल होता है। दोस्तों, सुनने का मतलब है एक समान त्वरण, मतलब वहाँ पर जो त्वरण का मान है वो समान होता है। तो इसका मतलब जो कोई वस्तु है अगर वो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन, शून्य मतलब कोई भी बल उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है, फ्री है वस्तु वो, तो इस हिसाब से उसका जो त्वरण है वो क्या रहेगा, समान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 के पास में, कोणीय वेग व जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला है वो होता है कोणीय वेग इंटू जड़त्व आघूर्ण। अगर अपन जड़त्व आघूर्ण को डिफाइन करना चाहें तो जड़त्व आघूर्ण होता है किसी भी वस्तु को उसके आधार से
घुमाने के लिए लगाया गया बल और उसकी दूरी, त्रिज्या हो सकती है या दूरी हो सकती है, F इंटू आर, ये इसका जड़त्व आघूर्ण होता है। अगर इसमें अपन ओमेगा मतलब कोणीय वेग भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में कोणीय संवेग बन जाता है। तो कोणीय संवेग बराबर कोणीय वेग इंटू जड़त्व आघूर्ण। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाते हैं, इससे वे चोटग्रस्त घायल होने से बच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की बात करें अगर अपन, तो न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम है वो बोलता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती mv अपॉन t, ये गति का द्वितीय नियम है दोस्तों। अगर t का मान बढ़ाएंगे तो F का मान कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि गेंद को अपन कैच कर रहे हैं, तो गेंद को कैच करेंगे अपन तो गेंद को कैच करने से हाथ पे चोट लगती है। अगर इसके टाइम को बढ़ा दिया जाए, टाइम कब बढ़ेगा, जब गेंद को पीछे की ओर खींचेंगे। मतलब गेंद को पकड़ने का समय अगर बढ़ाएं अपन तो गेंद को पकड़ के पीछे की तरफ खींचें, ताकि जो गेंद को पकड़ने का समय बढ़े, और समय बढ़ेगा तो F कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में एंटी प्रोपोर्शनल हैं। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब है इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो गेंद को पकड़ने का समय बढ़ाएंगे तो चोट मतलब लगने वाला बल अपने आप कम हो जाएगा। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है। अब ऑप्शन के पास आते हैं अपन। ऑप्शन ए बोलता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम, गति के संरक्षण के कारण गति। ऑप्शन सी है परिमाण और ऊर्जा के संरक्षण के कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें साफ साफ नहीं बोल रहा है दोस्तों गति का द्वितीय नियम, तो गति के द्वितीय नियम को अपन संवेग संरक्षण या गति संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, या ओनली संरक्षण का भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में गति से संरक्षण के कारण, तो आपका राइट आंसर है बी। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 20 के पास, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति, तो पहले अपन वृत्तीय गति की बात करते हैं दोस्तों कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर इसके चारों ओर गति करती है तो उसे अपन बोलते हैं वृत्तीय गति। अब यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति है, तो एक समान वृत्तीय गति में जो त्वरण है और वेग है दोनों ही समान होते हैं। तो जिस ऑप्शन में भी वेग और त्वरण दोनों समान ही असमान रहते हैं, असमान का मतलब परिवर्तन होता रहता है, तो जिसमें भी असमान हो वही हमारा राइट आंसर रहेगा। तो बात करते हैं ऑप्शन ए में, वेग व त्वरण दोनों ही नियत होते हैं। ऑप्शन बी त्वरण व चाल नियत रहते हैं जबकि वेग परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी त्वरण व वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन डी त्वरण व चाल दोनों ही नियत रहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं अपन 21 पर, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक होता है। दोस्तों पहले बात करते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है। जब कोई वस्तु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में गति करती है, जिसे पेंडुलम की गति, जिसे मान लो ये हमारे पास पेंडुलम है, ये इधर भी गति कर रहा है और इधर भी गति कर रहा है, तो अपनी ये पेंडुलम गति, जैसे घड़ी का पेंडुलम है, इसका ये पहला छोर है, इसका ये दूसरा छोर है, तो इस कण का त्वरण सर्वाधिक कब होता है। तो दोस्तों त्वरण की बात करें अपन, वेग में परिवर्तन की दर, तो जो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से एक पॉइंट पर इसका वेग बदलेगा, जबकि 3 से 2 पे बदलेगा, लेकिन 1 और 2 पर इसका वेग में परिवर्तन सबसे अधिक रहेगा। तो ये छोर हैं इसके 1 और 2 पॉइंट, तो दोनों छोरों पर इसका जो त्वरण है उसका मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन के पास चलते हैं, दोनों छोर पर अलग अलग, ऑप्शन बी दोनों छोर पर, सी मध्य बिंदु पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके दोनों छोर पर त्वरण का मान सबसे अधिक रहेगा। अब बात करते हैं, पेड़ पर लगा फल टूटकर नीचे गिरता है तो उसकी गति होती है। दोस्तों जब जैसे ये पेड़ है, फल लगा हुआ है, टूट के नीचे गिरेगा, तो ये क्या होगा, एक रेखा बन गई, एक रेखा बन रही है,
तो रेखा बोल दो, सरल रेखा बोल दो, तो इसको सरल रेखी गति बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यादृच्छिक गति, ऑप्शन बी सरल रेखी गति, ऑप्शन डी वृत्ताकार गति, ऑप्शन डी आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर है सरल रेखीय गति। वृत्ताकार गति का उदाहरण है ऑप्शन ए ट्रेन की गति, ऑप्शन बी घड़े की सुई की गति, ऑप्शन सी तितली की गति, ऑप्शन डी सितार के तार की गति। दोस्तों वृत्ताकार गति का मैंने बताया था कि कोई वस्तु वृत्ताकार वृत्त के रूप में गति करती है तो उसे वृत्ताकार गति बोलते हैं। तो घड़ी के सुई की गति एक वृत्ताकार गति है। इस ऑप्शन के अंदर 23 का बी राइट आंसर होगा, घड़ी की सुई की गति। अब चलते हैं 24 पर। एक समान गति से घूमती हुई शाफ्ट से एक रस्सी बंधी है जिसके सिरे पर एक गेंद बंधी है। शाफ्ट अचानक रुक जाती है। अब रस्सी गेंद के खाली स्थान कोणीय वेग से शाफ्ट के चारों ओर लिपट जाती है। दोस्तों एक शाफ्ट लगी है, शाफ्ट के सिरे पर एक गेंद बंधी है। शाफ्ट अगर अचानक रुक जाएगी तो रस्सी का जो कोणीय वेग है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो पहली बात तो दोस्तों जब रस्सी रुक जाएगी तो कोणीय वेग अचानक से बढ़ेगा और जब वो बढ़ेगा तो उसके चारों ओर लिपट जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बढ़ते हुए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऑप्शन ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चल जाती है, ऑप्शन बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है, ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरित होती है। दोस्तों लिफ्ट के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था। लिफ्ट वाले में 5 स्थितियाँ थी कि जब एक समान त्वरण से जब कोई भी लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो हमारा भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हमारा भार कम होता हुआ प्रतीत होता है, और जब एक समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर या नीचे आए और उसका वेग समान रहे तो हमारे भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात कर रहा है अधिक कब होगा, तो अधिक दोस्तों जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर नीचे से ऊपर की ओर बात कर रहा है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऊपर की ओर त्वरित। त्वरित का मतलब वेग में परिवर्तन, और ऑप्शन ए और बी स्थिर वेग की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन सी और डी त्वरित की बात कर रहा है। त्वरित का मतलब वेग में परिवर्तन, त्वरण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो बोलता है कि किसी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे जल में तैरना, जल में तैरने के लिए अपन हाथों को पीछे की ओर धकेलते हैं और हमारा शरीर आगे की ओर जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है गति का तृतीय नियम। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों संवेग होता है P बराबर mv, और वेग की बात करें तो वेग होता है v। दोनों का अनुपात करें अपन तो mv बटा v, v से v कैंसिल, तो m बन गया। तो m को बोलते हैं द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका द्रव्यमान राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। किसी भी वस्तु को ऊपर किस कोण से फेंका जाए कि वह अधिक क्षैतिज परास तय करे। दोस्तों जब किसी वस्तु को हम 45 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो सबसे अधिक परास तय कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल से अपन जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम परास हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। दोस्तों त्वरण होता है हमारे पास में ए एक्सेलरेशन, और ये होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग का मतलब अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग v u बटा t। तो ये हमारे पास इस त्वरण का ज्ञात करने का सबसे सही तरीका है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में।
क्वेश्चन नंबर 30, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? ऑप्शन ए, वह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन बी, यात्री अपनी सावधानी से धक्के खाता है, असावधानी से। ऑप्शन सी, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई भी नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? दोस्तों जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, और जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, वह अपने अंदर बदलाव नहीं चाहती। तो जब अपन गतिशील वाहन में बैठे हुए हैं तो गतिशील वाहन गतिशील है और हम भी गतिशील हैं। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वाहन रुकता है, हम नहीं रुकना चाहते, हम गतिशील रहना चाहते हैं। तो उसके लिए रोकने के लिए एक बल लगता है जो हमें आगे की ओर धकेलता है। तो ऑप्शन नंबर सी के पास आइए। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। मतलब जो यात्री है वो रुक के रहना चाहता है लेकिन जड़त्व उस बल के कारण वह गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी वस्तु का संवेग। दोस्तों संवेग के बारे में बताया था मैंने, P बराबर m इंटू वी। एम द्रव्यमान, v वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, द्रव्यमान व वेग दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 32, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचाया गया पत्थर किस प्रकार का पथ गति करता हुआ दिखाई देगा या लेता हुआ दिखाई देगा? दोस्तों चलती हुई गाड़ी से एक पत्थर गिराते हैं तो वह हमेशा पैराबोलिक गति करेगा। पैराबोलिक गति का मतलब होता है ये वाली गति, ये पैराबोलिक गति होती है या परवलयाकार गति होती है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परवलयिक गति, पैराबोलिक गति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों सदिश राशि के बारे में मैंने बताया था, ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है, और ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का अभाव होता है, वह अदिश राशियाँ होती है। सदिश संवेग, बल, विस्थापन, आवेग, बल आदि, जबकि अदिश राशियाँ होती है कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दाब, क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है संवेग, ए। बस के ऊपरी डेक यात्रियों को इसकी खड़ा करते हैं, इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि? ऑप्शन ए, बस का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, बस का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, बस का संतुलन अस्थिर हो जाएगा। डी, यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें सभी काम होंगे। सबसे पहले बात तो भार भी बढ़ेगा, संतुलन भी बिगड़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा और यात्री गति के जड़त्व में भी होंगे। लेकिन इसमें बेस्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा अपन को कि भार ऑब्वियसली बढ़ेगा, संतुलन अस्थिर क्यों होगा? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बस का आयतन बढ़ जाएगा, और बस का आयतन बढ़ने से संतुलन अस्थिर हो जाएगा, और संतुलन अस्थिर होने से गाड़ी गिर सकती है, गाड़ी पलट सकती है, इसलिए होने नहीं दिया जाता। 35, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है। वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है, वहां से ज़मीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है। उस दशा में निम्नलिखित में से क्या सही है? दोस्तों जब हम किसी वस्तु को या किसी बुलेट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, दागते हैं, जितना समय वह उच्चतम बिंदु में जाने में लेती है उतना ही समय वापस आने में लगता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है 35 का वो होगा t1 बराबर t2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, t1 बराबर t2। क्वेश्चन नंबर 36, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? दोस्तों पहले बात कर चुके हैं अपन कि जब भी कोई वस्तु असमान द्रव्यमान वाले को गिराएं या फेंके, हमेशा वो दोनों साथ में आएंगे, हमेशा दोनों अधिक ऊंचाई तक, बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। तो ऑप्शन ए है भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, गलत आंसर। ऑप्शन बी, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, गलत आंसर। बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37,
एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी ऑप्शन ए एक समान त्वरण से ही चल रही है, एक समान मंदन से ही चल रही है, एक समान चाल से ही चल रही है, ऑप्शन डी एक समान वेग से ही चल रही है। दोस्तों अगर सिक्का उसी जगह गिरता है तो वह रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है, मतलब वेग में परिवर्तन समान हो रहा है। दोस्तों एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि पहले सेकंड में उसका वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है, और तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है, और चौथे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो इससे अपन बोलेंगे एक समान त्वरण, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है हर सेकंड में। तो अगर ऐसी स्थिति में सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उसके पीछे गिरेगा, इसका मतलब है एक समान त्वरण से चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरण से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना, ऑप्शन बी कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, ऑप्शन सी पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, ऑप्शन डी झील में नौका चलाना। दोस्तों गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करना है तो इसमें झील की बात करें अपन तो झील में जब तक आप नौका चलाओगे, जब तक आपकी नाव चलेगी, हमें गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करना है। तो इसमें गतिज ऊर्जा कम नहीं होगी। पवन चक्की के द्वारा अपन गेहूँ पीसेंगे, उसमें भी गतिज ऊर्जा कम नहीं होगी। कुछ दूरी के लिए कार चलाएंगे, उसमें गतिज ऊर्जा कम नहीं होगी। लेकिन कुछ दूरी के लिए साइकिल के पैडल चलाएंगे तो पैडल चलाने के बाद कुछ दूरी तक साइकिल चलती रहती है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। बात करते हैं 39, रेखीय संवेग बराबर है। दोस्तों जो रेखीय संवेग का बारे में बताया था मैंने, वो गति के तृतीय नियम है। रेखीय संवेग संरक्षण प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम। बात करते हैं 41 नहीं सॉरी 40 है, मिसप्रिंट है। किसी वस्तु का पृथ्वी के पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान m पर निम्न प्रकार प्रभाव पड़ता है। दोस्तों पृथ्वी से पलायन वेग किसी वस्तु का वस्तु के द्रव्यमान m ऑप्शन में से किस पर प्रकार निर्भर करेगा? दोस्तों पलायन वेग ओनली केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के स्क्वायर पे नहीं, घात 4 पे नहीं, घात -1 पे नहीं, तीनों ही गलत है। m की घात 0 मतलब m की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, और ये m का मान 1 होगा तो m ही रहेगा, मतलब केवल द्रव्यमान पर। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हम ऐसे ही सीट लाते रहेंगे। धन्यवाद।